नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं एक आपके लिए नई कहानी लेकर हाजिर हूं। आशा करता हूं कि आप इस कहानी का अवश्य आनंद उठाएंगे और कहीं न कहीं आप अपने आप को इस कहानी में ढूंढ पाएंगे। कहानी का नाम है वे सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ। शादी के 6 माह बाद दिव्या पहली बार मायके जा रही है। आप कहेंगे नाम कैसा है? माँ बाप को नाम नहीं मिलता था क्या? जन्म के समय डिबिया डिबिया मतलब होता है मिट्टी के तेल से जलने वाली दीपक। हालांकि अब ये भी विलुप्त होते जा रहा है इस चकाचौंध भरी दुनिया में। तो आते हैं, उस लड़की का नाम है डिबिया, अर्थात मिट्टी के तेल से जलने वाली दीपक। डिबिया भी कैसा नाम है। तो इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है। बेचारे के 2 बेटी लगातार हुई। पापा बॉलीवुड के शौकीन थे, तो बड़े प्यार से दोनों बेटियों का नाम क्रमशः दिव्या, भारती रख दिए। एक का नाम दिव्या और दूसरे का नाम भारती रख दिए। परंतु पड़ोसियों की कौन कहे, इन्हें प्यार कहाँ रास आती है। भारती तो फिर भी भारती ही रही, परंतु जन्म के 5 साल बाद दिव्या अपने पापा को दिव्या के रूप में, अपने आप को दिव्या के रूप में पाई। मतलब दिव्या जिसका नाम था उसको पड़ोस के लोग दिव्या कहने लगे। इन्हें प्यार कहाँ रास आती है। यह ठीक है कि सर्टिफिकेट नेम दिव्या ही है, परंतु क्या फायदा, शादी के बाद भी पति भी दिव्या ही कहते हैं। आखिर पति भी क्यों न कहे। दिव्या के शादी में सुबह विदाई के समय दिव्या की मम्मी गले पड़ करके रो रही थी। हाँ, यहाँ गले लगने के बजाय गले पड़ना ही कहना सही होगा, क्योंकि विदाई के वक्त दिव्या के आंख में बड़ी मुश्किल से 2-3 बूंद आंसू आई थी। अब विदाई के समय में रोता कौन है, फिर भी रस्म निभाना ही पड़ता है। माँ रोते रोते बोल रही थी, डिबिया रे डिबिया, तोरा बिना घरवा अन्हार रे डिबिया। अर्थात दिव्या की मम्मी कह रही है कि तुम्हारे बिना ये घर अंधेरा हो जाएगा। अर्थात दिव्या अपने घर की रोशनी थी। कभी कभी दिव्या के पति प्यार से डीबी भी कहते हैं। पति के मुंह से डीबी सुनते ही दिव्या के मन में एक करंट सी लगती है, पता नहीं क्यों। वह एक्साइटमेंट कहाँ जो 90 के और 2000 के दशक में मायके जाते वक्त होती थी, अब हर दूसरे तीसरे दिन तो वीडियो कॉल हो ही जाती है। फिर भी पहली बार दिव्या मायके जा रही है शादी के बाद। सहेलियां पूछेंगी कि और बताओ कैसा है ससुराल, कैसे हैं सास ससुर, जेठानी ताना तो नहीं मारती किसी बात की। और अंत में सैया जी, जीजा जी, घर द्वार खेत बधार आदि। आखिर शादी के पहले तो लंबा लंबा फेंक रहा था साला अगुआ। लड़की तो आखिर लड़की ही होती है, उसे तो दोनों घर देखना होता है, ससुराल भी और मायके भी। तो कुछ समय सब कुछ संतुलित करते हुए कहीं कहीं एडिट करके ही बताती है। इस प्रकार के कई भाव उठ रहे हैं दिव्या के मन में कि मायके में जा करके वह क्या बतलाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हाँ हाँ यह सही है, आखिर रहना तो ससुराल में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, होगा कि यही कोई
20-25 किलोमीटर की दूरी पर दिव्या के मायके और ससुराल 4:15 बजे तक पहुंच गई। दरवाजे पर बैग रखी, पल्लू सर से नीचे आ गया, पर कोई बात नहीं, मायके में है, यहाँ कौन ससुर भसुर का शर्म। माँ से गले लगकर रोने लगी। इसका मतलब यह नहीं है कि दिव्या दुख प्रकट कर रही है, बल्कि यह भी एक रस्म है। हाँ, यह भी सही है कि अब यह रस्म भी धीरे धीरे समाप्ति या यूं कहें कि विलुप्ति के कगार पर है। यह परंपरा भी IUCN के रेड लिस्ट के संवेदनशील कैटेगरी में जाने की कगार पर है। परंतु दिव्या के परिवार अभी भी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। तभी तो दिव्या बहुत कोशिश के बाद 2-4 बूंद आंसू बहा लाई। इस रस्म के अगली कड़ी में देखिए, दिव्या के पापा, दिव्या की भाभी पीतल की थाली में पानी लेकर आई दिव्या के पैर धोने के लिए। उसके लाख मना करने के बाद भी भाभी दिव्या के पैर थाली में धोई। थकी हारी होगी, चल अंदर खाना खा ले, सुबह से ताक रहे हैं, माँ बोली। दिव्या बोली, नहीं, खाकर ही तो चली थी और बाजार में जूस भी पी ली थी, रात में ही खाऊंगी, अभी भूख नहीं है। माँ बैग लेकर अंदर गई, दिव्या भी पीछे पीछे। भाभी बोली, और डिबी, तू तो मोटा गई है, लगता है ब्याहे के पानी सूट कर गया है। दिव्या, का भाभी, मुझे डिबी मत बोलो, पता न क्या एलर्जी है डिबी शब्द से दिव्या को। हाँ चलो भाभी, तुम भी ना। भाभी दिव्या के हाथ पकड़कर पलंग पर बैठा ली। दोनों आधा घंटा बात की, पता न क्या फुसफुसाती हुई। भाभी सवाल किए और दिव्या कुछ सवालों के जवाब देती और कुछ सवालों को हंसकर स्किप कर देती है। देर रात तक ननद भौजाई में वार्तालाप चलता रहा। अंततः दोनों सोने चली गई। मायके आने के 1 सप्ताह बाद एक दिन दोपहर में दिव्या को अचानक याद आया कि अपनी पुरानी किताबों में से कुछ किताबें निकाल कर रख लेती हूँ। वहाँ पर कभी कभी अकेले बोर होने लगती है। दिव्या 10वीं क्लास की 2nd डिवीजन ही की थी। पढ़ने में ठीक थी, परंतु सामाजिक, आर्थिक और दहेजिक कारण से आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। परीक्षा के 1 सप्ताह बाद ही शादी हो गई। दिव्या पड़ोस के घर से एक सीढ़ी लाई, छज्जा पर चढ़ी। परीक्षा के बाद दिव्या अपने हाथों से सारे किताबें कॉपियां सहेज कर रखी थी। अपनी पुरानी किताबों से दिव्या को बहुत प्रेम है। तब तो बेचारी 6ठी से 10वीं तक के किताबों को क्लास वाइज बंडल बना कर रखी है। पुरानी कॉपी को कवर चढ़ा कर रखी है, वरना आज के बच्चे परीक्षा के दूसरे दिन किताब कॉपी को किलो के भाव से बेच देते हैं। 7 महीने बाद भी किताबें वैसे ही पड़ी है। कुछ किताबों को चूहे कुतर दिए हैं। किताबों पर धूल की एक परत जमी हुई है। दिव्या बुदबुदाते हुए, साले इन चूहे को क्या पड़ी है, इन्हें कौन सा A+B का होल स्क्वायर समझ में आता है, साले पीरियडिक टेबल के आधे एलिमेंट तो खा गए हैं। दिव्या का ध्यान अचानक किताब के उस बंडल पर गया जिसमें 8वीं क्लास के कुछ किताबें व कॉपियां थी। लपक कर उठाई, उलट पुलट कर देखी, कहीं चूहे तो नहीं काटे हैं। नहीं, थैंक्स गॉड। बड़ी प्यार से धूल की परत को साफ की, नीचे झांक कर देखी, कोई आ तो नहीं रहा है। दिव्या किताब के बंडल को ऐसी खोल रही है मानो उसमें जायदाद के दस्तावेज हो।
किताब के बंडल से हिंदी की किताब निकाली, विषय सूची वाले पेज। यह कविता तो आज भी याद है। जय जन भारत जनमन अभिमत, लेखक सुमित्रा नंदन पंत। चैप्टर 4 ठेस, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। बेचारा सिरचन, बेचारी मानू। दूसरी कॉपी निकाली, आहा क्या हैंडराइटिंग था। हर दूसरे पेज पर गुड। कभी कभी सर नहीं देते थे तो गुड जबरदस्ती कर कर ले लेती थी, और कभी कभी खुद ही। कॉपी के बीचों बीच मोर का पंख, कागज के एक टुकड़े से थोड़ा सा टूटा हुआ पेंसिल, अभी भी वही सुगंध। आहा। दूसरी पेज पलटी तो कॉपी में गुलाब के सूखे पंखुड़ियाँ, गुलाब के सूखे 3-4 पंखुड़ियाँ पड़ी थी। गुलाब की पंखुड़ियों को हाथों से सहलाते हुए किसी अतीत में खो गई। तीसरे किताब उठाते ही डिबिया, साला विज्ञान बहुत परेशान करता था। किताब की धूल झाड़ कर जैसे ही पेज को पलटना शुरू की, किताब के पेज नंबर 63, चैप्टर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। डिबिया का पूरा शरीर कांप गया, मानो करंट लग गया हो। उस चैप्टर में रखी एक कॉपी का पेज था, पत्र था। उसी पत्र को देखकर ही तो डिबिया को करंट सा लगा था। फिर नीचे देखी, कोई आ तो नहीं रहा है। उसके बाद डिबिया पत्र पढ़ना स्टार्ट की। दिनांक 15 दिसंबर 2011। मेरी प्यारी डीबी, कैसी हो? डीबी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? तुम जिस दिन स्कूल नहीं आती हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। परसों जो तुम लंच लाई थी ना, उसे खाकर मज़ा आ गया। तुम मेरा दिया हुआ गुलाबी गजरा जब पहनकर स्कूल आती हो ना, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, वह परसों स्कूल में हिंदी के किताब में गुलाब के फूल और 2 मोटेन चॉकलेट मैं ही रखा था। दीदी, कल आसमानी सूट पहनकर आना, और वो गुलाबी गजरा भी। तुम्हारा के बाद क्या लिखा था, यह तो डिबिया भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि पत्र पढ़ने के दौरान डिबिया के आंखों से गिरा आंसू उन शब्दों को मिटा चुका था। तो ये थी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ त्रुटियाँ भी होगी, उसको आप ज़रूर इंगित करेंगे। मैं कोशिश करूँगा सुधार करने की। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद। बस करो।